नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका, जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका। देखिए, सितंबर महीने का गिरिराज पत्रिका का ये हमारा सेकंड पार्ट जो है वो है। इससे पहले सितंबर 2023 का जो है वो एक पार्ट डिस्कस हो चुका है। प्रीवियस जितने भी मंथ रहे हैं उन सभी का जो है वो हर एक वीक जो है हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया है। तो अभी जो है अभी हम स्टार्ट करेंगे सितंबर महीने के सेकेंड पार्ट से। और सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो देखेंगे कि क्या सबसे पहले क्वेश्चन में जो है पूछा गया है। सबसे पहले क्वेश्चन में बोलते हैं, विच सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ गॉट द फर्स्ट पोजीशन इन एयर सर्वे 2023। देखो, वायु सर्वेक्षण हुआ, जो वायु की क्वालिटी को लेकर एक सर्वेक्षण हुआ। इसमें बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के किस शहर को जो था वो पहला स्थान यहाँ पर हासिल हुआ। इसमें हिमाचल प्रदेश के परमाणु शहर को जो था वो पहला स्थान हासिल हुआ। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। परमाणु जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो परमाणु डिस्ट्रिक्ट सोलन में जो है वो पड़ता है। ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ से थोड़ा सा डिटेल से जानेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के दो ऐसे शहर हैं जिन्हें वायु गुणवत्ता सुधार में जो है वो अच्छा स्थान जो है वो मिला है। ये दो शहर जो हैं वो कौन कौन से हैं हिमाचल प्रदेश के जिन्हें अच्छा स्थान मिला है। एक तो हिमाचल प्रदेश का परमाणु है, जो डिस्ट्रिक्ट सोलन में जो है वो पड़ता है। दूसरा काला अम्ब है। काला अम्ब कहाँ पर पड़ता है, ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में जो है वो पड़ता है। इसको भी जो है वो अच्छा रैंक यहाँ पर मिला है। इसने दूसरा रैंक जो है वो यहाँ पर हासिल किया है। ये आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा आपने क्या ध्यान रखना है कि भोपाल में जो कार्यक्रम हुआ, इसमें केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री थे जिनका नाम भूपेंद्र यादव है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है शिवराज सिंह चौहान, ये भी थे। इन्होंने परमाणु को जो था वो प्रथम आने पर जो था 37.50 लाख जो है ये अमाउंट दिया। और काला अम्ब को जो था वो सेकंड आने पर जो था वो 25 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई। ये यहाँ से ध्यान रखें। हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के जो सदस्य हैं ना, जिनका नाम सदस्य सचिव हैं जिनका नाम अनिल जोशी है, उनको जो है ये सम्मान मिला जाकर, उन्होंने ये रिसीव किया वहाँ पर जाकर। अब देखो, ये जो पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय है, इसने आपने ध्यान रखना है कि इसने जो है वो 3 लाख से कम आबादी वाले गैर प्राप्ति शहरों की श्रेणी में जो है और राष्ट्रीय स्तर पर यह पुरस्कार जो है वो दिया है। ये आपने ध्यान रखना है कि 3 लाख से कम आबादी वाले जो गैर प्राप्ति शहर हैं उनको जो है ये अवार्ड मिला है। तो हिमाचल के परमाणु और काला अम्ब, पांवटा साहिब, सुंदरनगर, डमटाल, नालागढ़, बद्दी, इनको जो है वो प्रदूषण कम करने के लिए चुना गया था। परंतु इनमें से 2 ही शहर जो था वो फिर फाइनली जो था वो सिलेक्ट हुए। ये भी आपने ध्यान रखना है। तो इतना काफ़ी है जानने के लिए यहाँ से कि क्या क्या हुआ। और ये दोनों के दोनों सिटीज़ जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। एक परमाणु और काला अम्ब कहाँ पर पड़ती हैं ये भी पता होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश की कितनी सिटीज़ हैं पूछा जाए तो 2 सिटीज़ जो हैं वो हिमाचल प्रदेश की हैं। बाकी तो नाम भी पता चले आपको। यहाँ पर जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं उनका नाम भी पता चला, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम पता चला। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं, हु रिसीव्ड द नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश से राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 किसे मिला है। तो ये जो नेशनल फ्लोरेंस जो अवार्ड है, नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड, ये जो है वो हिमाचल प्रदेश से मिला है। किसको, प्रोमिला देवी को। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। प्रोमिला देवी को जो है ये अवार्ड मिला है 2021 के लिए। और एक बार हमने जब लास्ट ईयर की शायद ये बात है या फिर जनवरी स्टार्टिंग की बात होगी, उस टाइम जो था हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, परंतु फिर से डिस्कस कर लेते हैं डिटेल से। जो प्रेसिडेंट है ना इंडिया की, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है ये अवार्ड जो है वो दिए गए हैं। ये आपने ध्यान रखना है कि द्रौपदी मुर्मू ने जो है ये अवार्ड दिए हैं। और हिमाचल से किसको दिया गया है, प्रोमिला देवी को जो है वो दिया गया है। नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड जो था ये कब स्थापित हुआ था, 1973 में जो था ये स्थापित हुआ था। और किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा जो था ये जो था वो स्थापित किया गया था। क्यों किया गया था स्थापित, ताकि जो नर्सिज अच्छा काम करती हैं उनके काम को रिकॉग्नाइज़ किया जाए उनकी मेरिट के बेस पर, और फिर उनको जो है वो यहाँ पर ये अवार्ड जो है वो दिया जाए। ये आपने ध्यान रखना है। तो ये आपको पता चल गया ना अब कब इसकी स्थापना हुई थी, 1973 में हुई थी। और किसके द्वारा ये अवार्ड दिए गए वो भी पता आपको चल गया। और साथ में क्या ध्यान रखें कि नर्सिस को लेकर जो है ये अवार्ड है, तो इंटरनेशनल नर्सिस डे भी जो है वो मनाया जाता है। कौन सा डे, इंटरनेशनल नर्सिस डे भी जो है वो मनाया जाता है। अब ये डे जो है वो कब मनाया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। इंटरनेशनल नर्सिस डे जो है वो कब मनाया जाता है ये पता होना चाहिए आपको। देखिए, इंटरनेशनल नर्सिस डे जो है ये मनाया जाता है 12 मई को। कब, 12 मई को जो है वो प्रत्येक वर्ष जो है वो मनाया जाता है। अब 12 मई को मनाया जाता है, किसकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते हैं, तो ये जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी ना, इनकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट जो है वो यहाँ पर किया जाता है 12 मई को। ये आपने ज़रूर यहाँ पर ध्यान रखना है। और
ये जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है ना, इनको और किस नाम से जाना जाता है? इनको द लेडी विद लैंप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द लेडी विद लैंप भी इनको कहा जाता है। ये आपने ध्यान रखना है, लेडी विद लैंप के नाम से इनको जानते हैं। और इन्होंने कहाँ पर अपना इंपॉर्टेंट रोल जो था वो प्ले किया था? तो जब क्रीमियन वॉर हुआ था ना, क्रीमिया का वॉर चला हुआ था, तो उस दौरान इन्होंने जो था वो वहाँ पर जो सोल्जर्स थे उनको ठीक करने में अहम योगदान निभाया था। इन्होंने उस दौरान जो था अपनी एक अलग से टीम बनाई थी, लोगों को ऑर्गेनाइज़ किया था, महिलाओं को ऑर्गेनाइज़ किया था और उनको ट्रेन जो था वो किया था, यानी कि नर्सिस को जो था वो इन्होंने एक तरह से ट्रेन किया था और फिर उन्होंने आगे चलकर और भी इलाज किए, और भी सोल्जर्स के इलाज किए। तो इस तरह से इन्होंने अहम योगदान जो था वो अपने फील्ड में जो था वो प्ले किया था, इसलिए जो है ये अवार्ड इनके नाम पर जो है वो फिर दिया जाता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं अंडर मुख्यमंत्री सबल योजना in which 400 schools of the district sport is to be provided to the children special care। तो बोलते हैं मुख्यमंत्री सबल योजना के तहत किन जिलों में, बोलते हैं 400 विद्यालयों में विशेष देखभाल की आवश्यकता वाले बच्चों को सहयोग प्रदान किया जाएगा। ये मुख्यमंत्री सबल योजना जो है ये चलाई गई है। अब मुख्यमंत्री सबल योजना जो है वो चलाई गई है, इसमें क्या किया गया है? कुछ एक डिस्ट्रिक्ट रखे गए हैं जिनके 400 विद्यालय जो हैं वो यहाँ से लिए जाएंगे और उनकी देखभाल की जाएगी और जो बच्चे होंगे वहाँ पर उनको सहयोग जो है वो दिया जाएगा। फिर तो इस योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना का शुभारंभ किया तो हमीरपुर से गया, परंतु इस पहल का उद्देश्य ये है कि हमीरपुर, सोलन और सिरमौर, ऑप्शन सी सही आंसर होगा, हमीरपुर, सोलन और सिरमौर, ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट है ना, इन जिलों के 400 विद्यालयों में जो है वो विशेष देखभाल की आवश्यकता वाले बच्चों को सहयोग जो है वो प्रदान किया जाए। और ये योजना जो है ये विशेष रूप से सक्षम बच्चों को जो है वो क्षमता विस्तार, आकांक्षाओं और उनका सहयोग जो है वो करेगी, ताकि उनका भविष्य जो है वो उज्जवल हो पाए। और जो इसी की दृष्टिकोण जो है वो यहाँ पर इसी तरह का जो है यहाँ पर एक और शुभारंभ किया गया है कि चैट बॉट्स अभ्यास हिमाचल एवं शिक्षक सहायता का भी जो है वो शुभारंभ किया गया है। तो चैट बॉट्स, इसमें मुख्य रूप से ये होगा कि विद्यार्थी जो होंगे अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से किसी भी स्थान पर जो है अपने पाठ को जो है दोहरा पाएंगे, ये सुविधा उनको मिल जाएगी। और इसी अवसर पर जो था वो मुख्यमंत्री के द्वारा संपर्क साइंस टीवी प्रोग्राम का भी जो था वो शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम में जो है एक सामान्य टीवी को जो है स्मार्ट टीवी में बदलने की तैयारी की गई है। इसका उद्देश्य ये है कि अंग्रेजी हो गया, इंग्लिश हो गया, इन विषयों सहित और भी जो पाठ्यक्रम है उनमें बच्चों को जो है अनुभव दिया जाए और थोड़ा सा विस्तार से जो है उनको समझाया जाए। इसमें बेसिकली होगा ये कि आप जैसे कोई भी चीज़ आपको अवेल करनी होती है तो इंटरनेट के माध्यम से जो है वो आप कर सकते हैं, परंतु इसमें पहले से ही जो है वो चीज़ें अपलोड कर दी जाएंगी और इंटरनेट की आवश्यकता जो है वो नहीं पड़ेगी, बिना इंटरनेट से भी जो है उनको अवेल कर पाएंगे फिर। तो यही बेसिक सा एम है इसका जो ये रखा गया है। परंतु सबल योजना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, ये आपने ध्यान रखनी है कि सबल योजना क्यों चलाई गई है, ये वहीं पर इस योजना के बारे में ही थोड़ा सा लिखा गया है। आगे देखिए, बोलते हैं अंडर विच एक्ट कटिंग फॉर एनी काइंड ऑफ प्राइवेट डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी एक्सेप्ट फॉर रीबिल्डिंग ऑफ डिजास्टर अफेक्टेड बिल्डिंग्स एंड रोड्स शैल बी बैंड इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में बोलते हैं किस अधिनियम के तहत हिमाचल प्रदेश में आपदा प्रभावित भवनों और सड़कों के पुनर्निर्माण को छोड़कर किसी भी प्रकार की निजी विकास और निर्माण गतिविधि के लिए जो है वो कटौती पर जो है उसके प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। मतलब होता है इस तरह से है ना कि हिमाचल प्रदेश में अगर जो इलीगल माइनिंग होती है, क्रैशर होते हैं, उन गतिविधियों को जो है वो एक तरह से रोक दिया गया है। तो क्यों जो है वो उनको रोक दिया गया है, अगर रोका गया है तो कौन से एक्ट के तहत जो है वो रोका गया है? पहले हम एक्ट डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा ये एक्ट है। तो ये है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का, ऑप्शन सी सही आंसर है। हिंदी में से कहेंगे आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 का। इसके तहत देखिए क्या हुआ है, ब्यास नदी बेसिन और उसकी जो सहायक नदियां हैं उसके किनारे जो क्रशर जो है उनकी गतिविधियों पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहाँ पर जो भी माइनिंग होती थी उसके ऊपर रोक लगा दी गई है, ताकि जो एनवायरनमेंट है उसका संतुलन जो है वो बनाया जा सके। और देखिए ये फिलहाल तो कुछ टाइम के लिए ही किया गया है। अब हिमाचल प्रदेश में इतनी प्राकृतिक आपदाएं आई तो ये भी कहा गया कि यहाँ पर जो इस तरह माइनिंग है ना, इस तरह ये बहुत ज़्यादा प्रभाव जो है वो डाल रही है। तो इन्होंने ना माइनिंग पर ही रोक लगा दी कुछ टाइम के लिए, और ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत जो था वो पॉसिबल हो पाया। अब यहाँ पर एक और बात ध्यान रखने लायक है, ये प्रतिबंध जो है वो कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, हमीरपुर इन जिलों में जो है वो लागू हुआ है। ठीक है, तो जो आपदा आई थी उससे निपटा जा सके, थोड़ा सा राहत लोगों को मिल सके, इस तरह से करने की। परंतु अगर कोई इस तरह की रिबिल्डिंग एक्टिविटी होती है जो डिज़ास्टर से अफेक्टेड हुई है,
उसके लिए परमिशन लेके जो है वो यहाँ पर अगर अनुमति लेते हैं तो फिर वो कार्य जो है वो कर सकते हैं। वो यही लिखा गया है एक्टिविटी एक्सेप्ट, जो इस तरह से पूरा एक्ट के बारे में लिखा गया है। ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का ज़रूर आपने ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं फॉर प्रिसाइज वेदर फॉरकास्ट एंड एग्रीकल्चरल एडवाइजरीज टू फार्मर्स विच ऐप इज डेवलप्ड। तो हिमाचल प्रदेश सरकार कहती है कि किसानों को जो सटीक मौसम की पूर्वानुमान है और कृषि की सलाह है वो दी जा सके, उसके लिए एक ऐप जो है वो विकसित किया जाएगा। इस ऐप का नाम जो है वो पूछ लिया गया है यहाँ पर। तो इस ऐप का नाम है मेघदूत ऐप। अब मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं, हमने पहले भी डिस्कस किया है इस तरह का ऐप क्या नहीं, परंतु एक आधी बार आया ज़रूर है इस तरह का ऐप शायद। तो मेघदूत नाम आपने ध्यान रखना है। ऑप्शन सी मेघदूत जो है वो सही आंसर है। और देखिए मुख्यमंत्री ने जो है वो क्या किया, मुख्यमंत्री ने जो है वो मौसम पूर्वानुमान एवं किसानों की जो खेती बाड़ी होती है ना, उसके दृष्टिगत उसी को ध्यान में रखते हुए जो था वो मेघदूत जो एप्लीकेशन है इसको डेवलप करने का जो है उन्होंने निर्णय लिया है। इससे होगा क्या, इससे जलवायु परिवर्तन का कोई भी परिवर्तन होता है इस तरह से जो किसानों के लिए हार्मफुल हो सकता है उसका पूर्वानुमान लगा दिया जाएगा, और जो जान माल का नुकसान होता है उसके ऊपर जो है थोड़ा सा कर्व जो है वो कर सकते हैं। फसलें बर्बाद हो जाती हैं करोड़ों रुपए की, तो एप्लीकेशन के माध्यम से अगर जानकारी मिल जाएगी थोड़ा सा अवेयर यहाँ पर हो सकते हैं। और यहाँ पर ये ऐप जो है वो जानकारी भी देगा कि कब जो है वो आपको कटिंग करनी है फसलों की, कब जो है वो आपको फसलें जो है वो बोनी है, इन बुआई कब करनी है और कटिंग कब करनी है, इसकी जानकारी भी जो है ये ऐप जो है वो दे देगा। ये आप ध्यान रखें कि इस ऐप के बारे में इस तरह की बातें हैं। यहाँ पर वही ऐप के बारे में लिखा गया है कि वेदर फॉरकास्ट और मेघदूत इसका नाम है, तो ये आप में ध्यान रखना है। अच्छा, एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है वो कब मनाया जाता है, ये आपने कमेंट करके बताना है। ये जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। अभी भी मैंने टेलीग्राम पर जो था वो एक इंपॉर्टेंट डे जो था वो आपके साथ शेयर किया था, परंतु बहुत सारे बच्चों ने जो था वो गलत टिक जो था वो उसका आंसर कर दिया था। मैंने इंपॉर्टेंट डे शेयर किया था आपके साथ, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज, नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। सिर्फ 14% बच्चों ने ही जो था वो सही आंसर बताया था। ये सितंबर 7 को जो है वो मनाया जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। सितंबर 7 को जो है ये इंपॉर्टेंट डे जो है वो मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज। ठीक है, इंटरनेशनल लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज। ये आपने ध्यान रखना है कि ये इम्पोर्टेंट डे जो है वो कब मनाया गया। ये इम्पोर्टेंट डे जो है ये मनाया गया 7 सितंबर को, और 14% बच्चों ने ही सही आंसर दिया था, तो आपने अब ध्यान रखना है कि आपका गलत नहीं होना चाहिए ये क्वेश्चन। और इस इम्पॉर्टेंट डे को मनाने की शुरुआत जो था वो कब की गई थी, 2019 में जो था वो इसकी शुरुआत की गई थी कि इस तरह का डे जो है वो मनाया जाएगा, सितंबर 7 को जो है वो इस तरह का डे मनाया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इथेनॉल प्लांट इन ऊना डिस्ट्रिक्ट इज बीइंग एस्टेब्लिश्ड बाय। तो बोलते हैं कि ऊना में जो इथेनॉल संयंत्र स्थापित किया जा रहा है ये किसकी सहायता से जो है वो किया जा रहा है। अब देखो ऊना में जो ये इथेनॉल प्लांट स्थापित किया जा रहा है ये HPCL की सहायता से किया जा रहा है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। HPCL का पूरा नाम है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसके द्वारा जो है वो इथेनॉल संयंत्र जो है वो यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, ऊना में जो है ये स्थापित किया जा रहा है। और इसको स्थापित करने के लिए 500 करोड़ की लागत आएगी। 30 एकड़ की भूमि चाहिए ये जो है इसको स्थापित करने के लिए, ये आपने ध्यान रखना है। इथेनॉल होता है उत्पादन के लिए जो है यहाँ पर गन्ना और मक्का का इस्तेमाल जो है प्रमुखता से किया जाएगा, इसलिए ये योजना जो है वो किसानों को जो है वो इकोनॉमिकली भी जो है थोड़ा सा जो है सुदृढ़ करेगी। इस संयंत्र को चलाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए, जो कच्ची सामग्री यहाँ पर चाहिए, वो कहाँ से आएगी, वो आएगी कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना, यहाँ के क्षेत्रों से जो है वो आएगी। इसके अलावा संयंत्र जो है वो कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर और प्रदेश के अन्य हिस्सों के स्थानीय लोगों और किसानों को जो है वो रोजगार और स्वरोजगार के साधन भी जो है वो प्रोवाइड करवाएगा। लगभग 300 लोगों को जो है वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ से रोजगार मिलेगा, ये बात कही गई है। अब सरकार ने जो है वो इस परियोजना में 50% हिस्सेदारी निवेश करने की सहमति जो है वो व्यक्त की है, मतलब 50% इन्वेस्ट जो है वो सरकार करेगी, ये जो है वो कहा गया है। और इसके लिए जो है वो काम चला हुआ है। तो इथेनॉल प्लांट कहाँ प्रसिद्ध है, सरकार की कितने हिस्सेदारी है, और HPCL का पूरा नाम क्या है, कहाँ प्रस्तापित किया जाएगा, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए इस इथेनॉल प्लांट के बारे में। इंपॉर्टेंट है इथेनॉल प्लांट ये। इस तरह का क्वेश्चन एक पहले पूछा भी गया है एग्जाम में, तो इस क्वेश्चन को ज़रूर नोट डाउन करें, अगर पूछा जाता है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट कैपेसिटी ऑफ सुन्नी डैम प्रोजेक्ट। तो सुन्नी डैम प्रोजेक्ट की जो बोलते हैं अप्रॉक्सीमेट जो इसकी जो कॉस्ट है वो कितनी है। सुन्नी डैम परियोजना की जो अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट है वो है 382 मेगावाट। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्यों ये सुन्नी डैम परियोजना जो था वो न्यूज़ में आई और क्या पूरी बात है इसको हम जान लेते हैं। देखो सुन्नी डैम प्रोजेक्ट जो है वो न्यूज़ में आया क्योंकि सुन्नी डैम प्रोजेक्ट जो है वो स्थानीय लोगों को लाभ होगा, ये बात जो है वो गिरिराज पत्रिका में कही गई। और आपने ध्यान रखना है कि शिमला में जो है ये प्रोजेक्ट स्थित है। कहाँ पर स्थित है? शिमला में जो है ये प्रोजेक्ट स्थित है। और कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है? सतलुज नदी के ऊपर जो है ये बनाया जा रहा है। और इससे प्रोजेक्ट से जो है वो 1382 मिलियन यूनिट जो है वो एनुअली जो है वो यहाँ से जनरेट होगी बिजली। जो आपने ध्यान रखना है कि जो टैरिफ होगा वो ₹3.90 पर यूनिट जो है वो होगा। और इसको जो इसमें जो कंट्रीब्यूशन होगा कार्बन एमिशन को लेकर एनुअली वो होगा 1.1 मिलियन कंट्रीब्यूशन, ये भी ध्यान रखना है। अब जब ये प्रोजेक्ट बन जाएगा ना तो यहाँ से 13% जो इलेक्ट्रिसिटी होगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी हिमाचल गवर्नमेंट को, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। और साथ में आप छोटी छोटी बातें यहाँ से ध्यान रखते हैं कि हिमाचल को ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाने की बात कही गई है, तो उसकी और भी जो है ये कदम है, वहाँ से भी जो है वो इसके लिए हेल्प थोड़ी सी मिल जाएगी। यहाँ से देखो कुछ एक परियोजनाएं जो हमने पहले पढ़ रखी हैं उनकी कैपेसिटी हम मुख्य रूप से जो है रिवाइज करेंगे कि कितनी मेगावाट की जो है ये परियोजनाएं हैं। तो कौन कौन सी परियोजनाएं हम पहले पढ़ चुके हैं उनको एक बार जो है जल्दी से रिवाइज करते हैं। जैसे कि कौन सी परियोजना होगी? शोंगटोंग परियोजना होगी। शोंगटोंग कड़छम परियोजना जो है वो 450 मेगावाट की परियोजना है, ये आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा एक चांजू परियोजना है, तो चांजू स्टेज 3 परियोजना है, ये 48 मेगावाट की जो है वो परियोजना है। चांजू स्टेज 3 परियोजना, ये भी आपने ध्यान रखना है। और कशांग स्टेज 2 और स्टेज 3 प्रोजेक्ट, ये 130 मेगावाट की परियोजना है। कशांग स्टेज 2 और कशांग स्टेज 3, ये आप यहाँ से नोट करें। एक रेणुका परियोजना आप पढ़ते हैं तो 40 मेगावाट की जो है ये रेणुका जी परियोजना है, तो रेणुका जी परियोजना भी इंपॉर्टेंट है। थाना प्लॉन परियोजना पढ़ते हैं, थाना प्लॉन परियोजना जो है वो 190 मेगावाट की जो है ये परियोजना है। ये सारी परियोजनाएं हम पहले जो हैं वो पढ़ चुके हैं, तो इन परियोजनाओं को आप ज़रूर याद रखें क्योंकि ये सारी की सारी परियोजनाएं जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कितने मेगावाट की जो है ये परियोजनाएं हैं। तो ये 4 5 6 जितनी भी परियोजनाएं आपने पढ़ी उनको नोट कर लें, उनकी कैपेसिटी ज़रूर नोट कर लें खासकर। अगला क्वेश्चन अब हमारे पास देखते हैं क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं हिमरी गंगा हिल स्टेशन इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमारी गंगा जो हिल स्टेशन है ना वो कहाँ पर पड़ता है। देखो ये जो हिमरी गंगा हिल स्टेशन है ना ये इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन है। ये पहले तो कहाँ पर स्थित है? हिमारी नहीं होगा, हिमरी ही होगा, ये हिमरी गंगा हिल स्टेशन। और इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि ये जो है वो मंडी में जो है वो स्थित है। ऑप्शन सी सही आंसर है। इसके पीछे बहुत ही प्यारी सी कहानी है, उस कहानी को भी जो है वो हम जानेंगे। देखो हिमरी गंगा जो है वो मंडी में स्थित है और जैसे माना जाता है ना कि भगवान शिव की जटाओं से जो है वो गंगा निकलती है, वैसे ही जो है वो माना जाता है कि हिमरी गंगा का संबंध जो है वो हुरंग नारायण देव से है। और हुरंग नारायण देव की पूरी कहानी जो है वो यहाँ से जुड़ी हुई है। पहले ये मंदिर देखिए जोगिंद्रनगर रोड पर पद्धर से लगभग 10 किलोमीटर दूर जो है ये स्थित है। सियून गाँव में जो है बताया जाता है कि यहाँ पर जो है ये मंदिर स्थित है। बताया जाता है कि एक बार क्या हुआ, एक बार इस गाँव में जो था एक छोटा सा बालक जो है वो आता है। बालक की आयु लगभग जो है 9 साल की जो है वो होती है। बालक की आयु लगभग 9 साल की जो है वो होती है और बालक यहाँ पर आकर बैठ जाता है, तपस्या में लीन हो जाता है। इस अनजान बालक को जो है जब गांव के लोग यहाँ पर देखते हैं तो गांव के लोगों में उत्सुकता होती है पूछने की कि ये बालक है कौन। गांव के लोग जाते हैं बालक के पास और पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। बालक एक ही शब्द कहता है नारायण, और नारायण बोलकर जो है वो चुप हो जाता है। नारायण बोलकर चुप हो जाता है। अब दिन भर का सिनेरियो चला रहा, दिन भर बालक जो था वो तपस्या में बैठा रहा वहीं पर। लोग आते पूछते, शाम को आए, फिर से लोगों ने डिस्कस किया कि ये बालक है कौन, आखिर कहाँ से आया है, गांव में क्या कर रहा है, इसे पूछा तो जाए। पूछा गया तो उन्होंने फिर से बताया कि उनका नाम जो है वो नारायण है और उसके आगे कुछ नहीं बोला। तो गांव के लोगों ने ये भी पूछा कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है। और फिर आखिर में तब उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर गांव के लोग पूछते हैं कि वो जो है वो क्या इसी गांव में जो है वो क्या बालक रहना चाहता है। बालक से ये पूछा जाता है तो बालक ने सिर हिलाकर जो था वो कहा कि हाँ वो उसी गांव में जो है वो रहना चाहता है।
उस समय जो था वो बालक ने लोगों से कहा कि वो लोगों ने जब पूछा ना बालक से कि तुम करोगे क्या यहाँ पर रह के, तो बालक ने कहा कि वो लोगों के पशुओं को जो है वो चराया करेंगे। ठीक है, लोग भी खुश हो गए कि पशु जो है वो चराने को मिल गया हमें, कोई व्यक्ति ये जो है वो दिन भर पशुओं को चरा देगा। अब एक बुढ़िया थी, बुढ़िया के विधवा थी, वो उन्हीं के घर में जो था वो बालक के रहने का इंतजाम कर दिया। जैसे ही सुबह हुई तो बालक जो था वो सभी पशुओं को लेकर जंगल की ओर जो था वो चला गया। परंतु उन दिनों वहाँ पर एक समस्या थी, वहाँ पर पानी नहीं हुआ करता था। जंगल में पशुओं के लिए पानी बहुत दूर से जो था वो लाना पड़ता था। बालक क्या करता, बालक जंगल चला जाता और अपने साथ एक छड़ी जो था वो रखता था। और जब भी दोपहर को पशु चारा चरने के बाद वहाँ पर आते और उनको जो था वो प्यास लगती, तो प्यास से बालक क्या करता है, वो जो छड़ी उनके पास होती थी उससे जो है वो ज़मीन में एक खड्डा खोदते और वहाँ से जो है वो पानी निकलता। पशु वहाँ से पेट भर कर पानी पीते और वो उस खड्डे को जो था वो फिर से मिट्टी से जो था वो भर देते थे। ये सिनेरियो चलता रहा। एक दिन ऐसे हुआ, लोग बहुत खुश थे कि पशु जो है वो पेट भर कर जो है खाना खा रहे हैं। दूसरे दिन ऐसे हुआ, तीसरे दिन ऐसा हुआ। फिर लोगों को शक होने लगा कि आखिर ये बालक जो है वो पानी लाता कहाँ से है, गांव में तो इतनी दिक्कत है पानी की, जंगल में तो पानी है ही नहीं। गांव के लोगों ने जो है वो सलाह की और बालक से पूछ लिया कि भाई तुम कहाँ से पानी जो है वो लाते हैं। तो बालक ने बताया कि मैं अपने साथ एक छड़ी रखता हूँ इस तरह से, और जब पशुओं को प्यास लगती है तो मैं पानी जो है वो छड़ी से एक खड्डा खोद कर पिला देता हूँ, और जब उनकी प्यास बुझ जाती है तो मैं खड्डे को जो है वो फिर से भर देता हूँ। मैं आपके पशुओं को प्यासा नहीं रखता। गांव के लोगों ने उस टाइम तो कुछ नहीं कहा, परंतु उनको संदेह हुआ कि ये बालक झूठ बोल रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो गांव के लोगों ने डिसाइड किया कि अगले दिन जब बालक पशुओं को लेकर जाएगा तो उसके पीछे जाएंगे और थोड़ा सा सीआईडी करेंगे। आपको बताया कि उत्सुकता होती है कि क्या झूठ बोल रहा है। चले गए वहाँ पर, जब 4 लोग वहाँ पर चले गए, पहले से जाकर छिप गए। पर वैसा ही सिनेरियो डेली की तरह चला कि पशु जो था वो पहले घास चरे और उसके बाद जो था वो वहाँ पर पशुओं को प्यास लगी तो उन्होंने जो था वो खड्डा खोदा, पशुओं ने पानी पिया और पानी पीने के बाद जो था वो पशु उन्होंने फिर से गड्ढा भरना था, अभी भरा नहीं था। और गांव के लोगों ने देख लिया, वो सामने आ गए, उनको पता चल गया कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये कोई देव है, देव शक्ति इनके अंदर है। तो चारों व्यक्ति जो था वो बालक से माफ़ी मांगने के लिए जो है वो आए। जब तक तो वो बालक के पास पहुँचते बालक जो है वहाँ से अदृश्य हो गए। और माना जाता है कि वो खड्डा जो है वो मिट्टी तो भर देते थे, परंतु उस दिन मिट्टी नहीं भर पाई तो पानी जो है वो अभी तक बंद नहीं हुआ उस खड्डे का, ये माना जाता है। और पानी बढ़ता गया और हिमरी गंगा जो था वो फिर इसी तरह से यहाँ से बनी, ये जो है वो माना जाता है। ये पूरा जो है वो सिनेरियो है। यहाँ पर मेला भी लगता है, बाधों के महीने में मेला लगता है, तो 20 बाधों को जो है वो यहाँ पर मेला लगता है, ये आपने ध्यान रखना है। 20 बाधों को जो है वो यहाँ पर मेला लगता है और प्रत्येक वर्ष जो है वो लोग इस मेले में यहाँ पर आते हैं। कहा जाता है कि जो पीड़ित लोग होते हैं यहाँ पर अगर स्नान करें तो उनके रोग जो है वो दूर हो जाते हैं, ये भी जो है वो कहा जाता है। तो ये पूरा सिनेरियो जो है वो आपने यहाँ से जान लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोलते हैं तारागढ़ फोर्ट इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो तारागढ़ किला जो है वो किस जिले में जो है वो स्थित है, ये पूछा गया है। यहाँ पर देखो तारा माता का मंदिर भी है, एक तारा देवी माता का जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, शिमला में जो है वो स्थित है, ये आपने ध्यान रखना है। और तारागढ़ फोर्ट जो है वो चंबा में स्थित है, ऑप्शन बी सही आंसर है। ये फोर्ट को लेकर कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये तारागढ़ फोर्ट जो है वो चंबा में स्थित है। चंबा जिला का जो चुवाड़ी है, चुवाड़ी क्षेत्र में जो है तारागढ़ का किला स्थित है। इस किले का निर्माण जो था वो किसके द्वारा करवाया गया था, तो तारागढ़ किले का निर्माण जो था वो राजा जगत सिंह के द्वारा जो था वो करवाया गया था। ये भी आपने ध्यान रखना है कि किसने जो था वो इसका निर्माण करवाया था। तो यही हो गया। पिछले कल भी हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि हाथीधार जो है वो कहाँ पर स्थित है, ये आप कमेंट करके बताएंगे कि हाथीधार जो है वो कहाँ पर स्थित है। अभी आपका कंसर्न रहता है कि पीडीएफ देखो हम कंपाइल करके टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ जब मंथ का एंड हो जाएगा तो मंथ एंड में जो है उस पूरे महीने की सारी जितनी भी गिजास की पत्रिका एडिशंस होंगी, क्वेश्चन होंगे, उन सभी को कंपाइल करके आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएंगी। यहाँ पर देखें क्वेश्चन बोलते हैं हाउ मच सब्सिडी ऑफर टू प्राइवेट ऑपरेटर्स फॉर सेटअप ई चार्जिंग स्टेशन इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में ई चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए यहाँ के जो ऑपरेटर हैं उनको कितनी % सब्सिडी की पेशकश की गई है, आप जल्दी से कमेंट करके जो है वो बता दीजिए। लास्ट एडिशन में ही जो गिजरास की एडिशन थी उसमें हमने ये डिटेल से डिस्कस किया था। टेलीग्राम पर भी हमने क्विज की फॉर्म में शायद डाला है। तो टेलीग्राम पर कैसे ज्वाइन करेंगे, अपने टेलीग्राम से सर्च करेंगे @tolexam31, इस तरह से आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। तो
टेलीग्राम पर ज़रूर ज्वाइन कर लें क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, वहाँ पर सारी जानकारी आपको दे दी जाती है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।